नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। पिछले कुछ समय में आपने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में कुछ सवाल ले पाऊं और इसके बाद भी जो बाकी सवाल हैं उन्हें अगले वीडियोज़ में लेने की कोशिश करूँगा। तो आपके जो भी सवाल मुझे मिलते हैं मैं उन्हें ध्यान से पढ़ता हूँ। कई बार कोशिश होती है कि वहीं पर उसके आंसर दे दिए जाएँ, लेकिन कई बार मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने की कोशिश करता हूं। उसकी वजह यह है कि आपके सवाल से और भी बहुत सारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है महादेवन कार्तिकेन ने। इनका सवाल एक्सिस मिड कैप फंड को लेकर है। महादेवन ने पूछा है कि वो 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं एक्सिस मिड कैप फंड में, तो क्या उन्हें SIP इस स्कीम में कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। एक्सिस मिड कैप फंड फरवरी 2011 में लॉन्च हुआ था और सिंस इंसेप्शन इसकी यदि हम परफॉर्मेंस देखें तो स्कीम ने एज ऑन टुडे, यानी कि ये जो NAV है एज ऑन 7 जून 2022, उसके अनुसार इस स्कीम ने 17.40% का रिटर्न डिलीवर किया है। यानी कि CAGR जो है सिंस इंसेप्शन वो 17.40% है। तो लॉन्ग टर्म में स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। आप 3 इयर्स में देखिए, 5 इयर्स में देखिए, लेकिन पिछले 1 साल में स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। यदि आप मिड कैप फंड्स की कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखें तो उसके मुकाबले स्कीम का रिटर्न कम है, लेकिन उसके बाद भी स्कीम ने अल्फा जनरेट किया है। इसका मतलब स्कीम ने काफ़ी कम रिस्क लिया और उसके अकॉर्डिंग स्कीम के रिटर्न्स भी थोड़े कम आए। यदि आप स्कीम का करंट पोर्टफोलियो देखें तो इसका एलोकेशन काफ़ी लार्ज कैप में भी है, मिड कैप के साथ साथ। जैसा कि आप जानते हैं, सेबी के नियमों के अनुसार एक मिड कैप फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% मिड कैप रिलेटेड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना होता है। यानी कि जो मिड कैप कंपनीज हैं उनके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट करना होता है। तो इस स्कीम का टोटल एसेट जो है उसका लगभग 65% एलोकेशन मिड कैप में है और बाकी एलोकेशन काफ़ी हद तक लार्ज कैप शेयर्स में है। तो सिर्फ पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर आप निराश ना हो। यदि आप लंबे समय के लिए इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी SIP को कंटिन्यू रखें। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है कुमार सचिन ने। सचिन का सवाल NPS को लेकर है। वो जानना चाहते हैं कि NPS में कंट्रीब्यूशन करने पर जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या वो Tier 1 अकाउंट में मिलता है या Tier 2 अकाउंट में मिलता है। आप जब NPS Tier 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर आपको अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो डिफरेंट टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, ELSS या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके या प्रीमियम पे करके जो 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, उसके अलावा आप NPS में 50,000 रुपीज़ तक के कंट्रीब्यूशन पर, यानी कि Tier 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Tier 2 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिल सकता है और उसे बेसिकली NPS टैक्स सेवर स्कीम कहते हैं, जहां पर 3 इयर्स का लॉक इन हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो Tier 2 अकाउंट में कोई लॉक इन नहीं होता है, आप कभी भी पैसे वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप NPS Tier 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो उस केस में वहां पर 3 इयर्स का लॉक इन होगा और यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है और ये जो लिमिट है वो विद इन 1,50,000 की जो लिमिट है अंडर सेक्शन 80C उसी के तहत काउंट होगी। यानी कि टोटल लिमिट 1.5 लाख की होगी। और ये जो एडिशनल 50,000 रुपीज के डिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये NPS Tier 1 में कंट्रीब्यूशन पर मिलती है और ये सभी रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए
एप्लीकेबल है। और अगला सवाल पूछा है सुनित ब्रादर ने। सुनित का सवाल भी एनपीएस को लेकर है। इनका कहना है कि इन्होंने एनपीएस अकाउंट खोला था 2014 में, उसमें 2 बार कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद नहीं कर पाए। तो यदि उन्हें अपना अकाउंट अब दोबारा से रीएक्टिवेट करना है तो उस केस में क्या करना होगा? जब आप यहाँ पर किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है यानी कि 1000 रुपीज़ का, वो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से एक फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कहा 1000 रुपीज़, वो आपको डिपॉजिट करना होगा। तो यानी कि यदि 3 साल या 4 साल से आप वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आपको उन 4 सालों का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वो करना होगा। और साथ ही 100 रुपीज़ की यहाँ पर पेनल्टी भी लगती है। तो पेनल्टी पे करके और जो मिनिमम पर फाइनेंशियल ईयर का रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है उसे करके आप अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शुभ सरकार ने। शुभ जानना चाहते हैं कि वो अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने होम लोन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। शुभ जी, पहली बात तो यह है कि आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने लोन के साथ अटैच करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं, यानी किसी लोन के अगेंस्ट में इसलिए लेते हैं कि गॉड फॉरबिड यदि उस टर्म के दौरान मृत्यु हो जाए तो उस केस में जो बाकी बची हुई राशि है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसे रीपे करने में फैमिली मेंबर्स को कोई दिक्कत ना आए और इस टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलेगा उससे आउटस्टैंडिंग अमाउंट रीपे किया जा सके। तो यहां पर अटैच करने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और साथ ही उसने लोन भी लिया हुआ है तो उस केस में जो क्लेम है वो नॉमिनी को मिलेगा, जो भी उसके लीगल हेयर है उन्हें मिलेगा, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो लीगल हेयर या नॉमिनी वो बैंक को रीपे कर सकता है उस क्लेम अमाउंट से। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो अमाउंट डायरेक्टली बैंक को ही आए तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को बैंक के फेवर में असाइन कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के नाम पर असाइन की जा सकती है। और जब आप अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी कंपनी या बैंक के फेवर में असाइन कर देते हैं तब उस पॉलिसी पर या पॉलिसी के सारे अधिकार उस कंपनी या व्यक्ति के हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि उस लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु होती है तो उस पॉलिसी के तहत जो बेनिफिट्स होते हैं वो उस व्यक्ति या कंपनी या बैंक को जाते हैं जिसके फेवर में वो पॉलिसी असाइन की गई है। और यदि कोई लाइफ एश्योर्ड, कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को किसी बैंक के फेवर में असाइन कर देता है और मान लीजिए उसने लोन लिया हुआ है इसलिए वो पॉलिसी को असाइन कर रहा है और पॉलिसी के टर्म के दौरान जब तक कि वो लोन भी पूरा रीपे नहीं हुआ है उस बीच में यदि उस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्योंकि वो जो टोटल सम एश्योर्ड है उस पॉलिसी का वो बैंक को मिलेगा, और मान लीजिए कि पॉलिसी का सम एश्योर्ड ज़्यादा है और लोन की आउटस्टैंडिंग कम है तो उस केस में पूरा लोन चुकाने के बाद जो बाकी का अमाउंट होगा यानी कि जो क्लेम अमाउंट है उसमें से जो बाकी पैसा बचेगा वो पॉलिसी होल्डर के लीगल हेयर को मिल सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को किसी बैंक के फेवर में असाइन करते हैं तो उस पॉलिसी में जो नॉमिनेशन होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, उसमें कोई नॉमिनी नहीं रहता है। और यदि पूरा लोन आपने चुका दिया तो उसके बाद याद रहे कि उस पॉलिसी को आप रीअसाइन कर लें अपने फेवर में और वहां पर नॉमिनी भी अपॉइंट जरूर कर दें, क्योंकि जिस वक्त आपने पॉलिसी को असाइन किया था उस वक्त नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है और जब आपने पूरा लोन रीपे कर दिया तो उसके बाद में यदि पॉलिसी का टर्म अभी भी कंटिन्यूड है, उसकी मैच्योरिटी अभी बची हुई है या टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो उसकी यानी कि जो टर्म है वो अभी
खत्म नहीं हुआ है तो आप उस पॉलिसी को अपने फेवर में रीअसाइन जरूर करा लें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है निर्मल विश्वास ने। निर्मल जी का कहना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये बॉन्ड्स कहाँ मिलते हैं, और उनकी शिकायत भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक की ब्रांच में जहां उन्होंने संपर्क किया उन्हें इन बॉन्ड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने इसमें आपकी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक दोनों ही बैंक आपको ये बॉन्ड्स उपलब्ध करा सकते हैं। ये बैंक्स रिसीविंग बॉन्ड्स हैं, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स हैं इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, यानी कि आरबीआई इन्हें जारी करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंक्स में अवेलेबल हैं, यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि विजया बैंक और देना बैंक जो थे पहले वो भी अब पार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैं, तो उनके कस्टमर्स भी बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें बाई कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इतने सारे बैंक्स हैं जहां पर ये बॉन्ड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप यहां पर किसी भी बैंक में जाकर आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बैंक्स की वेबसाइट पर, और उसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट पर भी आपको इन बॉन्ड्स के फॉर्म मिल जाएंगे। तो विश्वास जी, यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि बैंक में जिससे भी आपने संपर्क किया उन्हें जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में आप सीधा जाकर बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि बैंक मैनेजर को इन बॉन्ड्स के बारे में जानकारी जरूर होगी, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो आप एक बार बैंक मैनेजर को जाकर मिल लें और इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।